इस वीडियो में हम ठोस सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 2013 की उस रात को। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को बगैर किसी साक्ष्य के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वो भी प्राकृतिक जीवन के अंत तक। जबकि विशेष न्यायालय ने दिनांक 25 अप्रैल 2018 के निर्णय में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि आरोपी गण के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डायरेक्ट एविडेंस उपलब्ध नहीं है, परंतु मौखिक व परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेकर सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय ने निर्णय देते समय इस केस के सही कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं का अवलोकन करने में कितनी गंभीरता व तटस्थता रखी है, इस बात पर अहम सवाल उठ रहे हैं। If you rape a girl, it should show up in the FIR. But there is nothing in the FIR of rape. The police, upon getting a complaint of rape, sent her to the hospital to get a examination done, and that is part of the trial record. The trial record says that the medical report says not a scratch on the girl, no question of rape whatsoever. Yet they say rape. अब हम आपके सामने ऐसे ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं जो आशाराम जी बापू की निर्दोषता बयान करते हैं। पहला प्रमाण, गवाहों के बयान व डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये कहते हैं कि आरोपित घटना के समय बापूजी सत्संग व मंगनी कार्यक्रम में अपने 60 से 70 भक्तों के बीच बैठे हुए थे। कोर्ट में प्रस्तुत उस समय के फोटोज तथा उपस्थित व्यक्तियों की न्यायालय में हुई गवाहियां इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा एक भी प्रमाण या गवाह सरकार के पास नहीं है जो ये कहे कि उस समय बापूजी सत्संग में नहीं, कुटिया में थे। दूसरा प्रमाण, गवाहों के बयान व किसी संदिग्ध व्यक्ति की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ये कहती हैं कि आरोपित घटना के समय आरोपकर्ता लड़की अपनी मां के फोन से किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ फोन से संपर्क में थी। इस संदिग्ध व्यक्ति व लड़की के बीच में तथाकथित घटना के दिन दोपहर 1:43 से रात के 12:04 तक 17 बार संपर्क हुआ है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि लड़की व उस व्यक्ति के बीच एक महीने में 1055 मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है। 1055 मैसेजेस भी एक असाधारण व संदेहास्पद बात है। तथाकथित घटना के अगले दिन 16 अगस्त को भी लड़की उसी व्यक्ति के साथ फोन से संपर्क में थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में लड़की ने ये तो स्वीकार किया कि वह अपनी मां का फोन उपयोग करती है, परंतु जब उसे फोन से हुए संपर्कों के बारे में पूछा तो उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। अर्थात उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव हो रहे सत्य तथ्यों को भी कोर्ट से छुपाया। इस साजिश को जांच एजेंसी का भी सहयोग मिला। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा ने लड़की की मां के नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स न्यायालय में प्रस्तुत तो की, लेकिन 12 अगस्त से 17 अगस्त के बीच की कॉल डिटेल्स हटाकर लगाईं। अर्थात 15 अगस्त 2013 की तथाकथित घटना के 3 दिन पहले व 2 दिन बाद की कॉल डिटेल्स छुपाकर चार्जशीट में लगाईं। इन 6 दिनों की कॉल डिटेल्स कंसील करने के बारे में कांस्टेबल जितेंद्र सिंह राजपूत ने न्यायालय के सामने सच्चाई स्वीकार करते हुए कहा, दिनांक 12 अगस्त 2013 से 17 अगस्त 2013 तक की कॉल डिटेल्स आइडिया कंपनी से इसलिए नहीं मंगवाई गईं क्योंकि आयो ने ऐसा नहीं कहा था। आयो चाहता तो मंगवा सकता था। आज भी आइडिया कंपनी से इसके बीच के डेटा मंगवा सकते हैं। ये तथ्य सामने आने के बाद भी ये डेटा न ही जांच एजेंसी के द्वारा और न ही न्यायालय के द्वारा मंगवाया गया। ये डेटा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बापूजी की तरफ से जोधपुर के सेशन व हाई कोर्ट में कई अर्जियां लगाई गईं, परंतु हर बार उन्हें खारिज कर दिया गया। अगर लड़की के नंबर की 12 अगस्त से 17 अगस्त तक की कॉल डिटेल्स कोर्ट के सामने होती तो बापूजी के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका होता। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा इतना करके ही नहीं रुकी, उन्होंने लड़की के पिता की भी अगस्त 2013 की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कंपनी से प्राप्त की, लेकिन कोर्ट में यथावत प्रस्तुत नहीं की। केवल सह आरोपी शिवा के साथ हुए कॉल्स को फिल्टर करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया।
बाकी की कॉल डिटेल्स गुप्त रखी गईं। क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉल डिटेल्स कंसील करने के बाबत पूछे प्रश्न पर चंचल मिश्रा ने कोई समाधानकारक जवाब नहीं दिया, परंतु कानून मौखिक गवाही से दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को विश्वसनीय मानता है। न्यायालय ने जजमेंट के पैरा नंबर 339 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना की रात को लड़की की मां के फोन से व उस संदिग्ध व्यक्ति के बीच देर रात तक संपर्क सिद्ध होता है, अर्थात तथाकथित घटना के समय लड़की घटना स्थल पर नहीं थी बल्कि अपने निवास पर फोन संपर्क में व्यस्त थी। ये बात न्यायालय प्रूव्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर स्वीकार करता है, परंतु ये सत्य स्वीकार करने के बावजूद भी सजा दी जाती है आजीवन कारावास की। आखिर क्यों? एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसमें विश्व के अत्यंत लोकप्रिय देश, धर्म व संस्कृति की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने वाले संत का नाम जोड़ा गया है। ऐसे संत जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के 100 साल बाद 1993 में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भारत का नेतृत्व किया है, संपूर्ण विश्व मानव को भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों व आध्यात्मिक ज्ञान से परिप्लावित किया है। ऐसे संत पर कानून के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी लड़की ने आरोप लगाए, तब ऐसी परिस्थिति में पुलिस का, मीडिया का व न्याय प्रणाली का कर्तव्य था कि वो सत्य को तराशें व समाज के सामने दूध का दूध व पानी का पानी कर रखें, परंतु हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। आगे हम बताएंगे कैसे संत श्री आशाराम जी बापू के केस में पॉक्सो एक्ट लगाने के लिए लड़की की आयु से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर चार्जशीट में लगाए गए और कैसे बालिग लड़की को नाबालिग सिद्ध करने की कोशिश की गई है। ऐसे कई ठोस प्रमाणों के साथ जल्द ही हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।